यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी टॉपिक है वो मैंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लिया हुआ है। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको जो अलग अलग इस चैप्टर से जो भी टॉपिक थी जिसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, जैसे आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, हर्शी और चेस का प्रयोग था, मैकार्टी का प्रयोग था और इसके अलावा जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उन सब की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की जो टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है जो कि थोड़ा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने इसे लिख करके आसान बना करके आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो पूरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें जो साइड में आपको इमेजेस दिखेंगी वो मैंने बुक से ही लिया हुआ है और उस बुक से जो इमेजेस आपको प्राप्त होंगी इसी के सीक्वेंस को आपको बताएंगी। तो आप मेरे इस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ जो आपको इधर इमेज शो करेगी उसमें भी आप ध्यान देते रहेंगे। तो अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या उपयोग है, हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते क्यों हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है इसको हम ज़्यादातर इसका उपयोग आपराधिक मामलों में करते हैं, संदिग्ध व्यक्ति के लिए करते हैं या किसी घटना स्थल पर या क्राइम सीन की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूरे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो इसमें जो मैंने स्टेप लिखा हुआ है इस स्टेप को ध्यान से आप यहाँ भी देखिएगा और साथ ही साथ जो इधर आपकी इमेज शो करेगी उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और सेकंड जो इमेज आपकी शो करेगी, जैसे मैंने लिखा आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में किस तरीके की कौन कौन से टूल्स प्रयुक्त होते हैं, आपको टूल्स भी सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 की नंबरिंग लिखी हुई है। और जो थर्ड इमेज आपकी दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि किस तरीके से जो इसके VNTR होते हैं यानी जो रिपीटेड सीक्वेंस टेंडम होते हैं वो कैसे किस तरीके से हम मैच करवाते हैं। तो आइए आते हैं वीडियो पे और ध्यान से इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सीक्वेंस पे नहीं है। सबसे पहले हमें किसी भी घटना स्थल से जो हमको अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पे हमको क्या प्राप्त करना रहता है, वहाँ से हम घटना स्थल से क्या प्राप्त करते हैं, आपका रुधिर, हमको रुधिर प्राप्त हो सकता है। आप जानते हैं कि हमारी हर सेल्स में डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है। आप जानते हैं कि जो भी सेल्स होती है उसमें गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, ठीक। और हमारे प्रत्येक सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है। तो घटना स्थल से हमको रुधिर मिल सकता है, बाल की जड़ मिल सकती है, त्वचा मिल सकता है, वीर्य मिल सकता है, या जो भी आपके पार्ट्स होते हैं जिसमें कि डीएनए मौजूद होता है वो हमें घटना स्थल से प्राप्त हो जाता है। तो क्राइम सीन से हम जो भी हमको एविडेंस मिलते हैं हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसमें जो सीक्वेंस होता है, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ ही साथ आप इमेज में भी देखते जाइएगा। तो जो सबसे पहला उधर इमेज आपको शो कर रही होगी, जो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए जिसे अपकेंद्रण कहते हैं। आप जानते हैं कि मैंने बताया कि हमारे हर सेल में आपका क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम है तो डीएनए होगा और डीएनए है तो जीन होगा। तो आप जानते हैं कि उसे हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। किससे आइसोलेट करेंगे, जैसे हमको ब्लड मिला है तो हम ब्लड से क्या करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे। बाल की जड़ मिली है तो उसे आइसोलेट करेंगे, त्वचा है तो उससे आइसोलेट करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस समझ जाते हैं तो आपको ये समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सबसे पहले आइसोलेट हम किससे कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसे हम अपकेंद्रण कहते हैं, उस मशीन में डाल करके इसका हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे कि हम संबंधित एविडेंस से डीएनए को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये हुआ हमारा पहला प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। आप जानते हैं कि जब मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अलग अलग आपके एंजाइम होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके जो जिसे कि हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, यानी जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काटने में करते हैं। क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूग कर देंगे तो हमारे पास कई सारे डीएनए के फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। इसमें किसी का लेंथ ज़्यादा होता है, किसी का लेंथ कम होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसमें हम जो आपका दूसरा प्रोसेस था क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, उसको क्या करेंगे, काटेंगे, यानी सेगमेंट्स में काट देंगे। इसके बाद लिखा है जो तीसरा वाला पॉइंट्स है, आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो हमने फ्रेगमेंट्स अलग अलग कट कर लिया है संबंधित फ्रेगमेंट से, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें तीसरा जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए क्या होता है आप जानते हैं कि हम इसे सेपरेट करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है, सेपरेशन के प्रोसेस में आपको टूल्स दिख रहा होगा, ये आपकी एक प्लेट की तरह होता है, थाली की तरह, जिसमें हम क्या डालते हैं, एग्रोज जेल डाल देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। और आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम इसमें दोनों तरीके के चार्ज को क्रिएट कराते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जब हम निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब हम पास करवाते हैं, तो ये एग्रोज जेल के कारण ये क्या होता है, जो आपका नेगेटिवली चार्ज आपका डीएनए है वो किधर मूव कर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाता है। तो जो बड़े सेगमेंट्स होते हैं वो पास में ही रह जाते हैं, जबकि जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। किस पे, एग्रोज जेल पे। ध्यान रखिएगा, एग्रोज जेल का प्रयोग हम सेपरेशन में करते हैं। सेपरेशन में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जो कि एक कांच की प्लेट होती है जिसमें हम एग्रोज जेल को रख देते हैं और उसमें सेगमेंट्स जो डीएनए के होते हैं जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो जो निगेटिव चार्ज आपका डीएनए होता है वो किधर मूव कर जाता है, पॉजिटिव चार्ज डीएनए की तरफ, क्योंकि हमें सेपरेशन उसका जरूरी है, क्योंकि हमें वर्क केवल डीएनए पे करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें मैंने लिखा एनोड होता है, कैथोड, कैथोड की तरफ ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, एग्रोज जेल। इन दिस मैकेनिज्म एग्रोज जेल का प्रयोग करते हैं, जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे। फिर आपका फोर्थ वाला पॉइंट आप फिगर में भी देखते रहिएगा, यूज ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब हमारे पास क्या रहनी चाहिए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रहनी चाहिए। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है, इसी कांच की प्लेट से हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं, और इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की तरह यूज करते हैं। ये नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन होती है ये फिल्टर पेपर की तरह होती है, जिसको हम क्या करते हैं, ये जो कांच की प्लेट थी, यानी जो एग्रोज जेल में हमने अलग किया था छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, उसमें क्या कहते हैं, उसे छान लेते हैं, या फिर वो फिल्टर पेपर में क्या होती है, चिपक जाती है। अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हम उसका क्यों करते हैं, हमने फिल्टर पेपर से तो सेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किससे करवाएंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब को। अब यहाँ पे जो आपको एक टर्म मिला है रेडियो एक्टिव प्रोब, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब वो होते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, एक सूत्री, ध्यान रखिएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स आप सिंगल हेलिक्स जो आपका डीएनए का छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आपके प्रोब कहते हैं। यानी कोई पूछे कि प्रोब क्या है, तो प्रोब आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसे हम लैब में क्या करते हैं, बनाते हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रोब यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल फ्रेगमेंट्स आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसपे हम क्या बनाते हैं, VNTR। और VNTR का पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। और ये वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स क्या है, हम बताएं आपको कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये जैसे आप जानते हैं कि जो क्षारों का अनुक्रम होता है, जैसे ATGC होता है, तो इसका हम जब भी ATGC या जिस भी तरीके के क्षार या VNTR को बनाएंगे, VNTR सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो हम जो डीएनए का आपको जो हमने डीएनए को अलग किया है कांच की प्लेट से, इसी प्रोब की सहायता से उसके बीच क्या कराएंगे, बॉन्डिंग बना देंगे, जिससे वो बॉन्डिंग आपस में क्या करेगी, डीएनए के और प्रोब के बीच बॉन्डिंग बन जाएगी। अब जैसे ध्यान से देखिए, ATGC लिखा है, तो A का अपोजिट या इसके अगेंस्ट या इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A का A किसके साथ जुड़ता है, T के साथ, A T के साथ, और G किसके साथ, C के साथ। तो आपस में क्या होते हैं, इनके पास साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिससे कि इस प्रोब की सहायता से हम डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं
जो कांच की जो हमने फिल्टर पेपर से अलग किया था वो उसके साथ क्या करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि हम उसको देख सके, सीन कर सके। अच्छा, इतने प्रयोग करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है ATGC करके, जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब होता है वो डीएनए के दूसरे सेगमेंट से क्या होता है अटैच हो जाता है, इसलिए इसके हम योग करते हैं। यहाँ पे मैंने जो छठवां प्रयोग लिखा है, यानी जो छठवां सीक्वेंस है या क्रम है, वो क्या होता है, हम इसमें से एक्सरे पास करवाते हैं और एक्सरे पास करवाने के बाद कुछ उस पर डॉटेड लाइन सीन होती हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से आपका कौन सा डीएनए किससे मैच कर रहा है। तो ये पूरा हमारा जो सीक्वेंस था डीएनए को पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस था, और उसके साथ ही साथ मैंने वहाँ पे आपको फिगर में टूल भी दिखाया। ठीक, पहला तो इसका मैंने दिखाया, इसको भी देख सकते थे आप, फिर दूसरा मैंने टूल्स को दिखाया। अब जो तीसरा होता है, मान लीजिए हमने जो भी एविडेंस हमको मिला था क्राइम सीन के यहाँ से, अब उसमें हम डीएनए का क्या करते हैं, मिलान कराते हैं। तो जो भी हम मान लीजिए यहाँ पे हमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं और दोनों के संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए है, और तीसरा कौन सा डीएनए है आप फिगर में भी पहले ध्यान से देख लीजिए, फिगर में भी आपका शो कर रहा होगा। जो फिगर मैंने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है वो फिगर आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये पूरा मैंने 2 तरीके का आपका लिया हुआ है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए हो गया, और तीसरा आपका कौन सा डीएनए हो गया, जो घटना स्थल से हमको डीएनए मिला था, क्राइम सीन से मिला था, वो हमने यहाँ पे ले लिया है। खुशी हो रहा है ना? चलिए, तो ये देखिए 2 संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए है और तीसरा क्या है जो हमें क्राइम सीन से मिला है। अब देखिए हम क्या कराते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमने डीएनए का प्रोब लिया हुआ था, जो बेस पेयर कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने VNTR कहा था, इसके रिपीट्स को ही हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और VNTR क्या होता है, जो आपके क्षारों का सिंगल स्टैंडर्ड पे क्या होता है, ATGC जो आपके अनुक्रम होते हैं। तो VNTR हम इधर काउंट करते हैं। मान लीजिए हमारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए है और हमें तीसरा डीएनए कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्राइम सीन से। तो हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। इधर VNTR नंबर लिखे होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ऐसे करके नंबरिंग लिखी रहती है। तो इसमें आप देखेंगे जब हम VNTR को काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, 4 लिखा है, जितने नंबर्स होंगे वहाँ यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है। दर्शाने के बाद हमने जो ये नंबर हमको क्राइम सीन से मिला हुआ है, इसको भी हम दर्शा देते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ए मान लीजिए हमारा ए वाला है, ए व्यक्ति है, ए बी व्यक्ति है, और जो सी मिला है ये हमें कहाँ से मिला है, घटना स्थल से मिला है। तो घटना स्थल से मिलने वाला जो हमारा डीएनए है वो ये है। बाकी 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हमने लिया हुआ है। अब इसका VNTR मैंने बताया, VNTR आपको बताया कि जो आपके बेस पेयर होते हैं उनको काउंट करके लिख लेते हैं, और इसकी जो काउंटिंग होती है, जो हमें डीएनए मिला उससे क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। तो आप देखेंगे जो बी वाला है वो सी के साथ क्या कर रहा है, पूरा मैच कर रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन से व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है या किस व्यक्ति ने इस घटना में संदिग्ध रूप से लिप्त था। तो इसमें हमने पूरा जो प्रोसेस था फिंगरप्रिंटिंग का वो मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जो विजिबल फिगर थे उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया। आइए एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। प्रोसेस होता है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जब हमारा जो तीसरा वाला पार्ट होता है, जिसमें हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमने 2 संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए लिया हुआ है, और साथ ही साथ ये तीसरा डीएनए मैंने क्राइम सीन का लिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने लिखा है कि आपके जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, यानी जो होते हैं वो आपके किससे होते हैं, आपके पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पेरेंटल क्रोमोसोम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैटरनल क्रोमोसोम। आप अब समझेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ से आ गया, तो क्रोमोसोम में ही आपका डीएनए होता है और डीएनए में ही आपके जीन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेरेंटल डीएनए और मैटरनल डीएनए, यानी एक आधा डीएनए हमारे पिता से और दूसरा डीएनए माता से हमने इसको लिया हुआ है। ठीक, और आप जानते हैं कि जो बेस पेयर होते हैं वहाँ पे मैंने आपको VNTR बताया था। VNTR में देखिए एक पेरेंटल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम, यानी पिता का क्रोमोसोम और माता का क्रोमोसोम। इसमें मैंने आप देखेंगे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 7 है तो इसका VNTR क्या है, 3 है, इसका 4 है। और क्रोमोसोम नंबर अगर आपका 2 है तो आप, क्योंकि टोटल नंबर आप क्रोमोसोम आपके कितने होंगे,
23 पेयर में होते हैं और 46 आपके नंबर में होते हैं आपके। और मान लीजिए अगर दूसरा वाला क्रोमोसोम है तो इसमें आपके बेस पेयर कुछ इस तरीके से हैं। और यदि आपका 16 नंबर आप क्रोमोसोम है तो इसका ये बेस पेयर कुछ इस तरीके का है। मतलब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से पूरे सेट के क्रोमोसोम को ले करके उनका VNTR क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी बी वाले में आपका पेरेंटल होगा, ये मैटरनल होगा, इसका बेस पेयर कुछ अलग है, इसमें भी कुछ अलग है। तो मतलब ये जो अलग अलग आपके क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें सबका बेस पेयर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो VNTR को जब हम काउंट करते हैं, यहाँ पे मैंने VNTR को काउंट करके लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 लिखा है। इस तरीके से हम पूरी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करने के बाद जो हमें क्राइम सीन से DNA हमें प्राप्त हुआ था, उसमें भी उसके VNTR को हम काउंट करते हैं कि किस तरीके से कितने नंबर हैं। तो इन पूरे नंबर जिस भी DNA से मैच कर जाता है तो हम पता कर लेते हैं कि अच्छा यानी यही जो आपका व्यक्ति है, यही संदिग्ध व्यक्ति है और इसी ने घटना को अंजाम दिया है। तो इस तरीके से जो इसका ब्रॉड प्रोसेस है, इसको मैंने आपको सीक्वेंस में बताया। क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसको लेकर के कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो अलग अलग सीक्वेंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे आइसोलेट करना होगा। किससे आइसोलेट करना होगा, जो हमें एविडेंस मिला है। उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन उसका करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो किसी की लेंथ ज़्यादा रहती है, किसी की लेंथ कम होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की सहायता से वहाँ से क्या करते हैं, उसको कट करेंगे। फिर उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपका ये टेक्निक है जिसमें एग्रो जेल का प्रयोग होता है। एग्रो जेल में ही हम क्या करते हैं, DNA के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन्हें रख देते हैं और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो किधर मूव कर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फिर हम उसको सीन करने के लिए इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम VNTR यानी रेडियो एक्टिव प्रोब का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने लैब में बनाया हुआ है। उसके बाद उसके एक्सरे पास करवाते हैं, तो जो सीन होती है हमें कुछ डॉटेड लाइन सीन होती हैं। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट के बाद जो हमने संदिग्ध व्यक्तियों को प्राप्त किया है उसके अनुसार उनके DNA को क्या कराते हैं, मैच कराते हैं और DNA क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को पढ़ा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।